GRE और टॉफल पर बात करेंगे कि GRE और टॉफल किस बला का नाम है और इसको मारने के लिए जो दवाई है वो हमें दूध के साथ खानी है या पानी के साथ। मेरे साथ यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनकी एडवाइस आपके लिए क्या है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। है कि GRE इनका एक फिल्टर क्राइटेरिया है बस, और वो ऐसे फिल्टर क्राइटेरिया है कि जिसने GRE नहीं दिया होता वो भावे मेल 2 साल तक करी जाए, कोई उसको जवाब भी नहीं देगा प्रोफेसर। सही। क्योंकि ये इनको चेक करने का ये क्राइटेरिया है कि कोई नॉन सीरियस स्टूडेंट है, इसका सही। मतलब उसने GRE नहीं दिया हुआ। सही है। कोई सीरियस स्टूडेंट होगा तो ये फिर उसको रिप्लाई करेंगे, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है नहीं, आप कि मैंने सही कह रही है। GRE देने के बाद मैंने जब इनको मेल्स की, तकरीबन 150 स्कूल्स को मैंने मेल्स की, और जो उनके रिप्लाईज आते थे, चाहे वो मना भी करते थे लेकिन वो रिप्लाई जरूर करते थे। ये प्रोग्राम देखना आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ओह, क्या बात है। ये तो बड़ी पते की बात बताई आपने। थोड़ा सब्र कर लेंगे तो हिंदी फिल्म देखने में 3 घंटे लगा लेते हैं। तो आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो साथ साथ ये ना सोचे कि हाय मेरे तो गंदे नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब मैं हूं ही नलायक, मैं तो काबिल ही नहीं हूँ। आप ये सोचे कि ओ यार इस एग्जाम के लिए मैं भी काबिल नहीं हूँ, और पढ़ूं, मैं प्रैक्टिस और करूं। ठीक, ये जिम्मेदारी किसकी है कि हम यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए चले जाएं? ये जो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट ने अपने लिए खुद ही करना है, चाहे वो जितना भी काबिल है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला। और मैं चाहूंगा कि जमजम से हम शुरू करें कि थोड़ा सा 1 से 2 मिनट में आप बताएं कि आप US से कब आई और कौन से प्रोग्राम में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमजम काजी है। मैं यहाँ पर 2019 में आई थी और PhD मैथमेटिक्स के प्रोग्राम में फॉल 2019 में। तो तकरीबन मुझे अब यहाँ 2 साल होने वाले हैं, और अभी मेरा चौथा सेमेस्टर चल रहा है PhD मैथ्स के अंदर, और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में होती हूँ। ये मिसिसिपी स्टेट में ऑक्सफोर्ड एक शहर है, उसके अंदर ये यूनिवर्सिटी है। जी इमरान साहब, आप थोड़ा सा बात करेंगे इसी चीज पे? जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान साजिद है और मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय ट्रेनिंग, और PhD करने के लिए फुल ब्राइट के ऊपर मैं 2018 फॉल में यहाँ पर आया, और अभी तकरीबन मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2.5 years हो चुके हैं यहाँ पर अमेरिका में PhD कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल साइंसेस में, और आई रियली एंजॉय द रिसर्च देयर, एंड आई होप यू विल लर्न अ लॉट ड्यूरिंग दिस सेशन। आप किस यूनिवर्सिटी में? मैं चैपमैन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में हूँ, और ये अरवाइन सिटी है, ऑरेंज काउंटी का। नाइस, नाइस, थैंक यू सो मच। जी नुमान। जी, सबको सलाम। मेरा नाम नुमान इब्राहिम है। मैं जमजम के साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी के अंदर होता हूँ, और मैं भी अगस्त 2019 में यहाँ पर आया था। मैं फिजिक्स के अंदर कर रहा हूँ PhD। तो आज का जो सेशन है उसमें हम थोड़ा ये जानने की या डीकोड करने की कोशिश करना चाहते हैं कि टॉफल और GRE किस बला का नाम है, और इसके लिए कौन सी मेडिसिन दूध या पानी के साथ खाई जाए ताकि इसका इलाज हो जाए और हमें ये मुश्किल ना लगे। तो सबसे पहले जमजम से ही पूछूंगा, सॉरी आपको दोबारा फ्रंट पे ला रहा हूँ कि कोई इशू नहीं, आपका GRE और टॉफल का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे आपको लगा कि आप ये कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने GRE की मोटिवेशन ली थी जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पढ़ाती थी। वहाँ पर जो फुल ब्राइट एलुमनाई थे, वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे, और मोटिवेशन मेरी बेसिकली US आने की भी यही थी। GRE की तो उसके बाद हुई थी जब मैंने ये रास्ता ढूँढा था कि मुझे जाना US ही है। मोटिवेशन ये थी मेरी US स्पेसिफिकली यहाँ अप्लाई करने की कि मैंने एक बहुत वाज़े डिफरेंस देखा, एक फ़र्क देखा बहुत वाज़े, जो US से पढ़ के आने वाले फुल ब्राइटर्स थे
उनके दरमियान और जो बाकी जहाँ से भी पढ़ के आए हुए थे, चाहे पाकिस्तान से, चाहे जिस जगह से भी जिन उन्होंने पीएचडी की थी, सही उनकी प्रोफेशनल और उनकी एकेडमिक दोनों जो परफॉर्मेंसेस थी वो बिल्कुल चेंज थी सही की लोगों से, बहुत डिफरेंट थे और बहुत अच्छा काम करते थे। उससे मैंने मोटिवेशन पकड़ी कि भाई ये तो मुझे इसका मतलब है कि यहाँ पे, क्योंकि मुझे सिर्फ सीखना नहीं था, मुझे ज्यादा ये चीज भी कि आपको प्रोफेशनली मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए, ये चीज मुझे बहुत अपील करती थी। तो ये फिर मैंने यूएस फिर उनसे पूछना शुरू किया और वो काफी सेमिनार्स वगैरह देते थे यूनिवर्सिटीज के अंदर। नाइस तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मुझे जाना यही। अब वो सब यही कहते थे कि आपका यूएस का जो फिल्टर क्राइटेरिया है, जैसे पाकिस्तान में आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए जाना पड़ेगा, आप जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करेंगे, तो इसी तरह यूएस का जो फिल्टर क्राइटेरिया है, उन्होंने एक ही मयार रखा है कि जीआरई के बगैर और टॉफल के बगैर को एडमिशन नहीं मिलेगा। रेयरली ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि जीआरई के बगैर मिल जाता है, लेकिन जीआरई देखकर आपकी चॉइस बहुत बढ़ जाती है। ठीक तो जीआरई के लिए जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो आप उसको 2 फेजेस में डिवाइड कर लें। जो मेरा पहला फेज था उस वक्त मुझे कुछ मालूम नहीं था और जीआरई के बारे में मैंने सिवाय फुल ब्राइटर्स के बाकी सब जो एलुमनाई थे वो तो इनकरेज ही करते थे, बाकी मैंने हर एक से यही सुना था कि ये बहुत ज्यादा कोई कहते हैं कोई हवा टाइप चीज है सही और ये तो नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं सिर्फ उनके स्टूडेंट्स कर सकते हैं। चलिए जमजम, आपने तो यहाँ पे बड़ा अहम मुद्दा उठाया, इंशाल्लाह उस पे हम वापस आते हैं। जी जी तो मीनवाइल हम आगे जाते हुए थोड़ी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब एक बंदा बोल रहा है तो आप ना अपने माइक्स जो है वो म्यूट कर दे, ताकि उसकी आवाज जो है ना वो हमें अच्छी तरह आ जाए। थोड़ी इको आ रही थी। तो अब मैं इमरान भाई से पूछूंगा कि आपका जीआरई और टॉफल का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसा लगा? थोड़ा मुख्तसर से बता दें कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? Yeah, so actually my story is little different. मैं पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 2011 से लेकर 2018 तक पढ़ाता रहा हूँ। अभी भी हूँ मैं वहाँ पर स्टडी लीव पे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था जीआरई क्या होता है और टॉफल क्या होता है। फॉर्चुनेटली मैं 2016 में अमेरिका आया और यहाँ पर आकर मुझे मालूम हुआ कि जीआरई भी कोई चीज़ होती है और फुलब्राइट भी किसी चीज़ का नाम है। वाह और लेकिन मतलब मेरा, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक था पहले से, किताबें पढ़ने का, अंग्रेजी की किताबें काफी पढ़ने का शौक था। उसकी वजह से मुझे इंग्लिश में कोई ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। और फिर मैं जब अपना एजुकेशनल करियर चला रहा था तो उस वक्त मैं ट्यूशंस पढ़ाया करता था। ठीक तो ओ लेवल्स का जो मैथ है, अगर वही अच्छा आता हो तो जीआरई जो है वो बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक तो दो चीजें हैं कि अगर इस वक्त कोई अंडर ग्रेड स्टूडेंट है और फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है तो उसके लिए यही अहम है कि वो अपनी अंग्रेजी बेहतर करेगा और मैथ 8वीं जमात 9वीं जमात का मैथ या मैक्सिमम मैट्रिक का जो मैथ है वो। ठीक तो मेरा तो ये तजर्बा था, तो मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की उसके ऊपर। ये था कि मागूश की जीआरई की एक एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड की और उसमें बहुत सारे 1000 के करीब लफ्ज थे और वो मैं हर वक्त की अपने मोबाइल फोन पे उसको फ्लैश कार्ड्स को चलाता रहता था। ठीक और मैथ्स के लिए मैनहट्टन की एक किताब थी, मैनहट्टन 1 पाउंड बुक। वो एक पाउंड की किताब, मतलब उसका वजन ही शायद 1 पाउंड है, इस वजह से उसको 1 पाउंड बुक कहते हैं। तो 1 पाउंड बुक को जो इंटरेस्टिंग मैनहट्टन की किताब थी उसके ऊपर प्रैक्टिस की और अपीयर हो गया, मतलब अपीयर हुआ तो मतलब बस स्कोर हो गया। ठीक तो ठीक आई थिंक सिर्फ एक फियर है अटेम्प्ट ना करने का, और एक और छोटा सा फियर है, हम लोग शायद लाखों रुपया फीसों में देते हैं यूनिवर्सिटीज को, जबकि ये एग्जाम में सिर्फ $200 लगते हैं। $200 कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट 4 साल या 5 साल में खर्चा करता है उसकी नस्बत। तो हम कहते हैं कोई ऐसी चीज मिल जाए जो बिल्कुल फ्री हो। तो मतलब हम फीसें देते हैं लेकिन ये चीज, ये ट्रेनिंग जो है इससे हमारी ग्रूमिंग होती है और हमें ज्यादा समझने का मौका मिलता है। सही तो दैट इज व्हाट आई फील जीआरई एंड टॉफल इज ऑल अबाउट। और अगर आप सिर्फ नाम देखो, जो ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, तो बेसिकली
आपको आपका रिकॉर्ड है कि आपने अपने ग्रेजुएशन के अंदर जो 5 साल या 4 साल खर्च किए हैं, उसमें आपने अपनी 2 चीज़ें बेहतर क्या की हैं? क्या आपने अपनी कॉम्प्रिहेंशन बेहतर की है? कि लफ़्ज़ जो लिखे हुए हैं, उनसे आप क्या मानी अख़ज़ कर सकते हैं? और इसी तरह से आपकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं कि आप कोई प्रॉब्लम सामने आता है तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं? मैं ठीक। अक्सर स्टूडेंट्स को भी ये मतलब खुद अपने आप को भी देखा कि अगर आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप सिर्फ़ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दो, तो बहुत सारे मसले वैसे ही हल हो जाते हैं। ठीक, ठीक। चलिए थैंक यू बड़ी अच्छी स्टोरी थी आपकी। जी, जी नुमान आपकी तरफ आना चाहूँगा। और आपका टॉफल और जीआरई का स्कोर कैसा रहा? आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर दीजिएगा। अम, बहुत शुक्रिया हमाद भाई। हमाद भाई मेरी थोड़ी-सी कहानी ज़रा मुख्तलिफ है। मुझे नहीं पता आपके व्यूअर्स से रिलेट कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। मेरा असल में ये था कि क्योंकि प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, तो उसकी वजह से अंग्रेज़ी के ऊपर शुरू से ही एक बहुत ज़्यादा हमारे फ़ोकस रहता है। हमारी हर चीज़ ही अंग्रेज़ी में होती है सिवाय उर्दू के। सही। और फिर उसकी वजह से और फिर मेरा अपना भी जिस तरह इमरान भाई ने कहा अभी, मेरा शौक था पढ़ने का, मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा। तो अंग्रेज़ी के अंदर तो मुझे ज़्यादा मसला नहीं हुआ। और मैथ के अंदर उल्टा ज़्यादा मुझे मसला हुआ। मैंने पहली दफ़ा जीआरई दिया पढ़े बगैर, तो शायद मैं उन चंद शर्मिंदा लोगों में से हूँ जिनका अंग्रेज़ी का स्कोर बेहतर था मैथ के स्कोर से। सही। हालाँकि ऑपोज़िट होता है अमूमन। तो मेरे ख़्याल से जो पाकिस्तान में अमूमन लोग देते हैं जीआरई, मैथ वो कर लेते हैं, उनको अंग्रेज़ी में मसला होता है। ठीक। तो जो मेरे इर्द-गिर्द दोस्तों ने भी दिया, उनका भी यही इश्यू था क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो जो अमूमन लोग साइंस में होते हैं, उनके साथ ये इश्यू होता है कि वो मैथ में तो नंबर ले जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में नहीं ले पाते। तो अब मैं उसके हवाले से मैं वो बता देता हूँ कि जो मैंने मैथ्स में किया, मैथ में क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ा था, अंग्रेज़ी के लिए मैं वो चीज़ें बता सकता हूँ जो मैंने सुनी है कि लोग करते हैं और उनको फ़ायदा होता है। सही। अगर आप तो इसको होल्ड करके रखें तो थोड़ा-सा इंशाल्लाह हम इस पे भी बात करेंगे। तो ठीक। बल्कि यहीं पे मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि बल्कि सबसे ये क्वेश्चन है, नुमान आप पहले जवाब दे सकते हैं कि क्या आपने कहीं ट्यूशन पढ़ी इन दोनों चीज़ों की? नहीं। आपने खुद ही तैयारी की? जी। और आपके ख़्याल में कितनी देर आपने तैयारी की तो आपको लगा कि अब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और अ, कितना टाइम तकरीबन था? 3 हफ्ते से 1 माह। 3 हफ्ते से 1 माह। और आप समझते हैं ये वाला टाइम अच्छा रहता है क्योंकि आपको पता होता है कि 3 से 4 वीक में आपका एग्ज़ाम है, तो आप अटेंटिवली या एक्टिवली उस पे तैयारी करते रहते हैं। जी। ठीक, ठीक। जी, जी ज़मज़म। तो आपने कोई ट्यूशन या इसके अलावा कहीं से कोचिंग ली इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए? जी, पहला अच्छा। फ़ेज़ था, उसमें यूएससी एफईपी की एक अपनी एक ट्रेनिंग है और वो मैंने अटेंड की। उसका मुझे कुछ इतना ख़ास फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रिमोट एरिया से जाने वाले लोगों को वैसे भी वहाँ कोई फ़ायदा नहीं होता। वहाँ जो लोग आए होते हैं उनका बड़ा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है पहले से ही, तो वो सिर्फ़ प्रैक्टिस करने आए होते हैं, जबकि हम बाकायदा सीखने जाते हैं। तो हम उल्टा और ज़्यादा इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार होके वापस आ जाते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होता। एक साहब हैं लाहौर में जो काफ़ी मशहूर हैं, तो मैंने उनसे भी सर्विसेज़ ली। मैंने काफ़ी स पैसा लगाया, बहुत ज़्यादा और अच्छा। मुझे बहुत पैसा लगाने के बाद ये बात समझ में आई कि बेसिकली जीआरई एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है और जिनका बैकग्राउंड वीक हो, जैसे मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, मेरा सरकारी स्कूलों में मेरी एजुकेशन रही है और मेरा कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। तो मेरी तो इंग्लिश भी बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत ही वीक थी। और मेरा मैथमेटिक्स मैंने हालाँकि मैथ्स में मास्टर्स किया था, लेकिन जो मैथमेटिक्स जीआरई माँगता है ना, वो ओ लेवल्स के पैटर्न के ऊपर है। तो मैंने तो नहीं पढ़ा था उस तरह से और मेरा एक्सपीरियंस भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाने का था। तो फिर मैंने इसके ऊपर पहला तो मेरा ये फ़ेज़ था जो मैंने मेहनत की, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ। जब मैं अच्छा खासा पैसा लगा चुकी, तो एक फ्री सर्विसेज़ दे रहे थे, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म था, उसका नाम है scholarden.com। सही।
उनसे मैंने फिर फ्री सर्विसेज़ ली और उनकी सर्विसेज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया, क्योंकि उनका Scholardin.com बेसिकली है ही पाकिस्तानी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। इसके जी, ऊपर जीआरई ये है ही जीआरई के लिए। सही, तो जीआरई के प्रैक्टिस टेस्ट्स इसके ऊपर फ्री हैं, क्वेश्चंस फ्री हैं, वीडियोज़ फ्री हैं। वो देख कर फिर आप उसी के हिसाब से तैयारी और फिर उनका एक प्रैक्टिस होता है और साथ में उनके एस्टिमेटर्स लगे होते हैं कि वो आपको बताएगा कि आप फलाने सेक्शन में कैसे जा रहे हैं। लेट्स सपोज़ कि एनालिटिक में कैसे जा रहे हैं नाइस, या वोकैब्युलरी में आप टेस्ट कंप्लीशन में कैसे जा रहे हैं, वो आपको ठीक, बताता है सारा। सही, उससे मैंने फिर तैयारी की, तो उससे मेरा काफ़ी अच्छा फिर वो उनकी टिप्स भी बहुत अच्छी होती हैं, तो ठीक, उन्होंने सही अच्छी मेंटोरिंग की थी। सही। उसके बाद फिर जीआरई में मेरा फिर स्कोर ज़रा अच्छा आ सका था। तो आपका एक ही अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर आ गया सैटिस्फाइंग या आपको कपल नहीं, ऑफ टर्म्स लेनी पड़ी? मैंने यूएससीएफपी की ट्रेनिंग के बाद खुद से 1 डेढ़ महीना पढ़ के जब प्रिपेयर किया था, तो मेरा बड़ा शर्मनाक हद तक स्कोर था, 284 स्कोर और मुझे पता नहीं था कि जीआरई में 130 मतलब 0 होता है। तो मैं सही। भी आ गई, मैंने कहा मेरा इंग्लिश में 130 स्कोर है। मुझे उन्होंने बताया ही तो 0 होता है। मैंने कहा अच्छा मुझे पता होता तो मैं किसी को बताती ना। तो मतलब मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जी, नॉर्मली बलूचिस्तान से या सिंध से किसी का ताल्लुक है और उसका मेरे जैसा बैकग्राउंड है, तो ठीक है, उसे अगर आम लोगों को 2 महीना मेहनत करनी पड़े, तो हमें 4 महीने करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है और आप क्या नहीं बात! आप निकल जाते हैं। फिर दूसरी अटेम्प्ट में 307 मेरा स्कोर आया और नाइस, इंग्लिश में मेरा वही 150 इसलिए आ गया क्योंकि वो उनकी बड़ी अच्छी टिप्स और बड़े अच्छे क्वेश्चंस का उनका बैंक है। ठीक, ठीक, स्कॉलरडिन के जो प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं सारा सही, कुछ। सही, और उसके अलावा एक और चीज़ थी एक्सपीरियंस आपने मुझसे पूछा था कि मतलब पहले ये था कि जीआरई पर आपको लोग जितना डराते हैं, वो बहुत मैटर करता है, जीआरई के टेस्ट वाले दिन। सही, ना डरेंगे तो फिर आपका जीआई मेरा ख़्याल है वो आपकी साइकोलॉजी का ज़्यादा एग्ज़ाम है, आपकी नर्व्स का ज़्यादा हुँ, एग्ज़ाम है, ऐसे आपकी ही है, काबिलियत से ज़्यादा। आप देखिए उन्होंने जो क्लॉक ऐ लगाई होती है ना, सही। वो काउंटर क्लॉक होती है, वो उल्टा चल रही होती है ताकि आपको डिप्रेशन हो उसको देख के। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि ये ज़्यादा इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो नफ्सियाती भी है। जी, और फिर आपने ये जो अपना कोचिंग का सफ़र बताया मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स इस तरह के इलाकों के जो बल्कि आम दूसरे शहरों से भी हैं कराची, लाहौर के भी जिन्होंने इस तरह की बातें सुनी हुई हैं इन एग्ज़ाम्स के बारे में, वो भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर है जो मुझे जीआरई देने से पहले मालूम नहीं थी, जब मैंने नुकसान उठाया तो मुझे आइडिया हुआ कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप 4 महीने की प्रैक्टिस के दौरान 1 दिन भी प्रैक्टिस छोड़ देंगे, तो जीआरई ऐसा एग्ज़ाम है ना कि वो आपसे टेस्ट वाले दिन पूरा-पूरा जुर्माना वसूल करेगा, वो आपको बख्शेगा नहीं। ठीक, ठीक। तो दूसरी ये चीज़ है कि ये जो जीआरई का जो क्वेश्चंस हैं, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक नोट लिखा होता है प्रिपरेशन के उसके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि आप विदिन 21 डेज़ दोबारा से रजिस्टर नहीं कर सकते जीआरई के लिए। उसकी वजह ये है कि 21 डेज़ में एक ही टेस्ट चलता है, उसके बाद उनके क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। वो ओके, उसको थोड़ा और टफ कर देते हैं। तो इसलिए जो मगूश और स्कॉलरडिन की साइट्स हैं, वो अपने टेस्ट्स को और अपने क्वेश्चंस को उसी पैटर्न के मुताबिक टफ बनाती जाती हैं। सही, सही। लेकिन जो आउटडेटेड बुक्स हैं, जो हार्ड फॉर्म्स में है ना बैरन्स हो गया या कोई भी इस तरह की, वो आप ना यूज़ करें। आप सही, ऑनलाइन सही। रिसोर्सेज़ को यूज़ करें क्योंकि वो अपने टेस्ट्स को और अपने क्वेश्चंस को चेंज करते हैं। वाओ! वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। या जी। थैंक यू सो मच कि आपने ये शेयर किया है। इमरान भाई आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपने बता तो दिया आपने कोई ट्यूशन या इस तरह की कोई चीज़ नहीं ली या तो मेरा उल्टा हिसाब था, मैंने पढ़ा के सीखा है। सही है। नहीं ये भी अच्छा है। बल्कि कहते हैं कोई चीज़ सीखनी हो तो उसको टीच करना शुरू कर दे। या ये तो तो बहुत अच्छा आ गया। या तो मैं अब एग्री हूँ ज़मज़म से। या आप सवाल नहीं करें। प्लीज़ कंटिन्यू। एग्री करता हूँ मैं ज़मज़म से और बिल्कुल ऐसा ही है। मैं डिस्करेज भी करता हूँ इस चीज़ को कि आप अपने पैसे खर्च करें, घर में बैठ के आज ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है और ज़्यादातर फ्री है। मैंने अपने सही, एक्सपीरियंस में आखिर में जब मैं टेस्ट देने लगा था, तो मैंने मागूश का एक सिर्फ़ टेस्ट था,
टेस्ट की उस वक्त एक $80 का था, वो मैंने खरीदा था और उसकी प्रैक्टिस की। और उसका मुझे बिल्कुल वो ऑनलाइन सिमुलेशन थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने जाके जीआरई में देना था, वैसा ही। और मुझे जब मैं जीआरई दे रहा था तो मुझे कुछ खास डिफरेंस नज़र नहीं आया, जो मैंने नाइस। ओनली ऑनलाइन करा था और जो उसमें। जो ठीक। एक चीज़ जो कि मुझे टेस्ट देते हुए महसूस हुई थी कि आमतौर पर 1 घंटा गुज़ारना हो तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप जीआरई के एग्ज़ाम पर बैठते हैं तो 1 घंटा ऐसे लगता है जैसे 5 मिनट में गुज़र गया। ऐसे ही है। तो टाइम मैनेजमेंट इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। वो ये चेक कर रहे होते हैं कि आप कितनी स्पीड से चीज़ों को प्रोसेस करते हैं और कितने क्लियर रहते हैं अपने आइडियाज़ के अंदर। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं। और इट इज़ वेरी ईज़ी थिंग। सबसे पहले ये फ़ियर निकालना ज़हन से ज़रूरी है कि ये मुश्किल टेस्ट है। सही। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप वाक़ईन आपके अंदर चेंज आता है। जीआरई की प्रिपरेशन से पहले और जीआरई की प्रिपरेशन के बाद आपको दुनिया ज़रा मुख्तलिफ नज़र आती है। आप अगर न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ने के आदी हैं, इकोनॉमिस्ट पढ़ने के आदी हैं या वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ने के आदी हैं, ये जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, और इसी तरह से अगर कोई भी मौज़ू जो आपको पसंद है, उसके ऊपर आप किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मौज़ू कोई बहुत मुश्किल हो। आप सिर्फ़ आदत डेवलप कर लें, जो बच्चे अभी तैयार करना शुरू करना चाहते हैं उनके लिए, कि सिर्फ़ एक किताब 1 महीने में हमने पढ़नी है, पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक। तो मैं चूँकि जैसे नोमान भाई ने बताया, आदत थी किताब पढ़ने की, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है प्रिपरेशन से भी ज़्यादा उसका सही। इम्पैक्ट पड़ता है, अगर आपकी ट्रेनिंग हो रही हो। यहाँ पर सही। तो जब मैं यहाँ पर अमेरिका में देखता हूँ, तो यहाँ पर पहली जमात के बच्चे को ही उन्होंने रीडिंग असाइनमेंट्स दी जी। होती है, कि आपने ये किताब पढ़नी है, ये किताब पढ़नी है, ये किताब सही। पढ़नी है। तो हमारे यहाँ सिवाय घरों में टेक्स्ट बुक के अलावा और कोई किताब नहीं हाँ, होती। ऐसे ही है। नहीं, ये तो अ, बहुत अहम एक टॉपिक है मेरे ख्याल में, जिसमें एक अलहदा सेशन हो सकता है, और लेकिन बहुत ही अहम बात है। तो अभी तक जो मर्ज होकर चीजें आई हैं, एक तो प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ही अहम है। यानी बिल्कुल आप जिस तरह आपने कहा कि आपने एक टेस्ट खरीद लिया था, तो आपका वो बिल्कुल वही इन्वायरमेंट था घर में जैसे आप रियल जीआई टेस्ट दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट का बहुत ही फायदा है। मैं भी इस पे 100% एग्री करता हूँ कि आप सिमुलेशन करें, 2 करें, 3 करें, तो आपको वो अंदाजा हो जाता है कि टेस्ट में अगर असल में होना क्या है। और दूसरा जो आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की, वो भी बड़ी अहम है। मैं अब ये पूछना चाहूंगा सबसे ही कि क्या जीआरई और टाफल में बहुत हाई स्कोर होना चाहिए, या सिर्फ ये एक फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपके सफिशिएंट नंबर आ जाए तो आपकी एप्लीकेशन आगे चल पड़ती है? क्यों नुमान, आपसे शुरू करना चाहूंगा, आपकी क्या सोच है इस बारे में? हमाद भाई, मेरे ख्याल में ये ग्रेजुएट दाखिले हैं अमेरिका में। अगर तो आप महज मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप फंडिंग उनसे नहीं डिमांड कर रहे, तो वो बेसिकली आपको ट्रीट करेंगे एज अ सोर्स ऑफ मनी मेकिंग फॉर देमसेल्व्स। सही। आपको वो आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। वो कहेंगे अगर ये आना चाहता है पैसे भर के तो आए। ठीक। ठीक। लेकिन अगर आप अपने पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इल्म हासिल करने के लिए, और आप का ये जेन्युइन शौक है, तो फिर आपको ये समझना है कि अमेरिका में ये जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये टैक्स पेयर के पैसे पे चल रही हैं, तो वो ये तसव्वुर करते हैं कि बड़े अरसे से उनके अंदर, हाँ, ये पब्लिक कॉन्शियस में है कि इल्म ज़रूरी है, रिसर्च ज़रूरी है, उसके लिए हम एक अलहदा से फंडिंग का बंदोबस्त करें। और इसलिए वो लोग दाखिले को एज़ अ अपॉर्च्युनिटी नहीं देख रहे कि लोग यहाँ पर आके एक ज़िंदगी बनाएँ। वो देखते हैं कि इल्म पैदा करने वाले लोग आना चाहते हैं, तो हम उनको मौका फराहम करते हैं, क्योंकि इल्म ज़रूरी है। सही। तो सबसे ज़्यादा जब आप फंडिंग को देखना चाह रहे हैं ना, तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आप क्या आया इल्म हासिल करके और नया इल्म पैदा करने की अगर आपके अंदर तलब है, तो फिर जीआरई एक उसमें बहुत छोटी चीज़ रह जाती है। और वो उनको भी ये चीज़ पता है। उनको ये चीज़ पता है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़बानें अंग्रेज़ी नहीं है, वो नहीं अंग्रेज़ उनके माँ-बाप, तो उनकी कुछ और ज़बानें हैं। सही। लेकिन
वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुंज़ेहन है या सही उनके अंदर ड्राइव कम है उन सही लोगों से, या उनके अंदर काबिलियत कम है, या ठीक उनका ठीक नॉलेज भी कम है। सही क्योंकि ये चीज़ जीआरई ना मैथ का नॉलेज टेस्ट करती है, ना अंग्रेजी का नॉलेज टेस्ट करती है। तो जब ये इन दोनों चीज़ों का ही नॉलेज टेस्ट नहीं कर रही, तो ये बाकी चीज़ों का भी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रही होती। ठीक ठीक तो आपने जीआरई को एक एक हिस्सा है आपकी एप्लीकेशन का। सही सही बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो हैं कि आपने उस फ़ील्ड के अंदर जिसमें आप काम करना चाह रहे जी हैं, क्या आपको उसकी स्पेसिफ़िक्स पता है? ठीक ठीक या आप बस कह रहे हैं कि जी मैं, क्योंकि बचपन में शौक था मुझे इंजीनियर बनने का, तो जी मैं इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा हूँ। वो चाहते हैं कि आप, ठीक है शौक तो सबको होता है, आप इल्म पैदा करने की अगर ख़्वाहिश से आ रहे हैं, तो सही आप हमें दिखाएँ कि जी देखिए मुझे पता है कि आजकल ये इस मैदान, इस इल्मी मैदान में ये फ़ील्ड्स हैं, इनमें ये चीज़ें हैं, इनको मैंने ठीक थोड़ा-सा देखा है। मैंने फिर अपने लिहाज से जितनी मेरे पास यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल थी, जी जहाँ भी मैं था, वहाँ पर मैंने बेस्ट उस अपॉर्च्युनिटी को कैश करने की कोशिश की कि जो सही इन फ़ील्ड से कोई ना कोई ताल्लुक रखती है। तो आपने अपना माइंडसेट ये बनाना है कि अपने आप को साल डेढ़ दें, उसके अंदर आप अपने सबसे पहला काम जीआरई नहीं करना आपने। आपने सबसे पहला काम अपने कोई ऐसे असातिज़ा ढूँढने हैं, जो आपको उस स्पेसिफ़िक फ़ील्ड के अंदर कुछ ना कुछ रिसर्च की अपॉर्च्युनिटी दे सकें। इसमें आप कुछ ठीक नया प्रोड्यूस ना भी करें, लेकिन सही आप कम से कम लोगों का काम पढ़ें। ताकि वो फिर आपको ना सिर्फ़ ये कि आप उसके बारे में फिर लिख सकें, हम्म, बल्कि आप उसके बाद उनसे एक एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एक ऐसा ख़त जिसमें वो कहें कि जी, ये लड़के ने या लड़की ने हम्म, इज़हार किया है इल्म हासिल करने का और उसने कोशिश की है। सही ये सही कह रहे ये हैं बिल्कुल ये सबसे अहम चीज़ है। तो जीआरई, एक तो ये चीज़, थोड़ी-सी मैं लंबी बात कर रहा हूँ, और दूसरी श्योर बात जीआरई के साइकोलॉजी के ऊपर, कि जो ज़मज़म ने शुरू में कहा कि इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, कि पता नहीं मैं इस काबिल हूँ भी सही कि मैं जीआरई दे सकूँ। इसके आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो साथ-साथ ये ना सोचें कि हाय मेरे तो गंदे नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब मैं हूँ ही नालायक, मैं तो काबिल ही नहीं हूँ। आप ये सोचें कि ओह यार, इस एग्ज़ाम के लिए मैं भी काबिल नहीं हूँ, सही और पढ़ूँ मैं प्रैक्टिस और करूँ। ठीक ठीक आपको नहीं अपनी साइकोलॉजी ये रखनी है कि मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं अपने इल्म हासिल करने के लिए नहीं पढ़ रहा, क्योंकि इस एग्ज़ाम से आपको कोई इल्म हासिल नहीं होगा। सही सही ये आपने बहुत ही अहम पॉइंट बताया तो बैक टू द मेन क्वेश्चन के जमजम और इमरान भाई आपके बारे में जो टॉफल और जीआरई का स्कोर है वो बहुत हाई होना चाहिए या इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी टू हैव सफिशिएंट इनफ टू गेट योर एप्लीकेशन कंटिन्यूड इन द प्रोसेस नुमान ने तो मेरे ख्याल में ये जवाब दिया है कि इट्स पार्ट ऑफ द बिगर एप्लीकेशन बट इट्स नॉट एवरीथिंग Um, मैं ये कहता हूँ कि आई हैव सीन पीपल हु हैव स्कोर्ड जस्ट लाइक 290, 295 एंड दे आर इन यूएस यस एंड इसी तरह से टॉफल का ये मतलब पहले ये समझना जरूरी है कि जीआरई के दो हिस्से होते हैं, एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का। 170 और 170 दोनों का स्कोर होता है, और 130 जीरो होता है। मतलब अगर आप घर वालों को आके बता देना कि 260 नंबर मैंने ले लिए हैं 340 में से, तो अच्छा कहेंगे बड़ा अच्छा स्कोर ले लिया, हालांकि आपने कुछ नहीं किया। तो वो आपका हौसला अफजाई करते हैं कि कोई बात नहीं, एक 260 से आ गए ना लोगों ने दसन वास्ते, लोगों को बताने के लिए। तो सही ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने मेरे फुल ब्राइट के अंदर इवन लाइक डायरेक्ट फंडेड एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा, फुल ब्राइट के अंदर जी भी वो अगर आपका स्कोर 290 भी है, सही ठीक है, मेरा कोई बहुत ज्यादा स्कोर नहीं था क्योंकि मैं मतलब मेरा 300 स्कोर था, लेकिन मैं फिर भी आ गया। सही इसके अलावा जैसे नोमान भाई ने बताया बहुत सारी चीजें, इसकी तैयारी जीआरई और टॉफल की तैयारी आपकी उस दिन से स्टार्ट हो जानी चाहिए जिस दिन आप पहली दफा यूनिवर्सिटी में दाखिल होंगे। आपका माइंडसेट अगर डेवलप हो गया है, और वो लोग जो कि अब कर चुके हैं, उनको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगी, यानी कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब उनको ठीक थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगी अपनी आदत डेवलप करने के सही लिए, किताब पढ़ने की, फेसबुक नहीं, किताब सही पढ़ने की, किताब पढ़ें, और साथ में मैथ्स के सवाल जो है वो करें। ठीक और तीसरा इसका कंपोनेंट जीआरई का होता है राइटिंग, कि आपने लिखने की आपकी कितनी आदत है, सही ठीक है। तो वो उसमें मेरे लाइक 7
आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली नाउ, 3 साल गुजर गए और मैंने उसके बाद सोचा भी नहीं कि जीआरई मैंने कभी दिया भी था या नहीं दिया था। तो इसकी इतनी सी वक़्त है। और ठीक। सेकंडली टॉफल इज़ वेरी ईज़ी कंपेयर, मतलब टॉफल बहुत ज़्यादा आसान है जीआरई के नस्बत। जिसने सही। जीआरई कर लिया हुआ है उसके लिए टॉफल हलवा है। सही। टॉफल में सिर्फ अंग्रेजी के 4 हिस्से हैं, जैसे कि बोलना, जी, लिखना, जी। पढ़ना और सुनना। सही। तो अगर आपका जीआरई की तैयारी अगर आपने जीआरई की तैयारी कर ली है तो टॉफल देना बहुत आसान है। और टॉफल के लिए मैंने जो किया, मैं आमतौर पर टेड टॉक्स देखने का मैं बहुत शौकीन था। सही, सही। तो टेड टॉक्स देखने से स्पीकिंग बेहतर होती है। मतलब मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर आपने अच्छा बोलना है तो अच्छा सुनना शुरू कर दो, और अगर आपने अच्छा लिखना है तो अच्छा पढ़ना शुरू कर दो। सही। तो ये 2 चीज़ें, एक पैसिव है, एक एक्टिव है। तो मैंने यही चीज़ की थी अपने वक़्त में अपने, और जीआरई और टॉफल को मैंने कुछ बहुत बड़ी अहमियत नहीं दी थी, यानी कि दे वर ठीक। पीस ऑफ केक फॉर मी। और जो नोमान भाई ने बोला है हुँ, कि आपको अपने सब्जेक्ट पे महारत होना ज़रूरी है हुँ। एडमिशन लेने के लिए। जीआरई और टॉफल सिर्फ रिक्वायरमेंट्स हैं सही। यूएस आने के लिए। इसके अलावा जब वो एप्लीकेशन देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी देखते हैं ठीक, कि आपके अंदर ठीक। कॉग्निटिव स्किल कितनी है, आपने पहले क्या काम किया हुआ है, कोई आपने अपने तालीमी करियर के अंदर कोई अचीवमेंट हासिल की है सही। या नहीं की है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं। लेकिन इसको ऐसा समझ लें कि ये गेम बन जाता है कि अगर हम ऐसा समझ लें कि मैंने जीआरई और टॉफल देना है, और इसमें एक सिर्फ छोटा हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से कि हम थोड़ा-सा डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं अपने पैसे के इस्तेमाल के बारे में। टॉफल और जीआरई के अंदर $200 टॉफल पे लगेंगे, $200 जीआरई पे लगेंगे, तो $400 है। $400 का मतलब है 60,000 रुपया या 70,000 रुपया। सही। 70,000 का नाम सुन के हमारे कान खड़े हो जाएँगे कि मैं 70,000 रुपया खर्च करूँ। जबकि अगर आप सिर्फ अपने 4 साल की तालीम, जैसे मैं यूसीपी में पढ़ाता था, तो वहाँ पर फॉर्म डी कराने के लिए आप पता नहीं कितनी फीस है, 13 लाख रुपया देते हैं। वाह! ठीक है? 13 लाख रुपए दे के आप 5 साल की डॉक्टर की डिग्री ले रहे हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरे, अब तो बहुत ज़्यादा मशरूमिंग हो चुकी है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की पाकिस्तान के अंदर, सही। और बहुत कम है तालीमी जो कि मतलब पब्लिक सेक्टर के अंदर हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, या हम दूसरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जब हम आप सिर्फ ये कर लें कि अगर आपने थोड़े-थोड़े पैसे, लाइक ₹500 ₹1000 भी सिर्फ सही। बचा के रखना शुरू कर दें, सेविंग करना शुरू कर दें, तो ये पैसे इकट्ठे करना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो हम सिर्फ ठीक, डरते इस बात से कि हमें तालीम जो है वो बिल्कुल मुफ्त में मिल जाए, या ठीक। और एंटरटेनमेंट के ऊपर हम ज़्यादा खर्च करते हैं। तो कोशिश ये करें कि इस पैसे को ज़्यादा ना समझें। सही। इस पैसे की अहमियत मेरा ख़्याल में 0% है, जब उस पैसे की निस्बत, यानी कि वो अपॉर्च्युनिटी की निस्बत जो आपको हासिल होगी ये काम करने के बाद। जब सही। आप अमेरिका आ जाएँगे जी, जी। और यहाँ पर आपका ग्रूमिंग होगी और आप जी, बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर से मिलेंगे और रिसर्च करेंगे, जी। तो आपको वो पैसे खर्च किए हुए आपको कुछ भी मानी नहीं देंगे। तो बल्कि वो मेरा शायद आपकी ज़िंदगी की बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो, जो आपने कभी या की हो अपने लिए। तो यानी वो यहाँ पे जो हम आ जाते हैं, यहाँ पे सिस्टम देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में फैसिलिटीज़ देखते हैं और अपने लिए मौके देखते हैं, तो हमें लगता है कि probably that was the best thing I ever did for myself. एक छोटी-सी बात मैं कहना चाहता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा फॉर्च्यूनेट, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उनके ऊपर $2 लाख, $3 लाख स्टूडेंट लोन है। हमारे यहाँ लोन्स का सिस्टम नहीं है। सही। हम वहाँ पर लोन्स नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना स्ट्रेस में स्टूडेंट होता है, और फिर भी वो हमें अपॉर्च्युनिटी देते हैं कि आप बाहर से आओ और यहाँ पर काम करो। तो ये ना समझो कि जो पैसा आप वहाँ पर अगर 20 दो 200 डॉलर जो है वो अगर खर्च कर देंगे जीआरई के एग्ज़ाम के ऊपर, टॉफल के एग्ज़ाम पर, तो वो आपका ज़ाया होगा। हुँ। ये सबसे बड़ा मसला है। और अब देखो पाकिस्तान के अंदर एनटीएस का टेस्ट होता है, जीमैट मतलब गैट गैट का एक टेस्ट होता जी, है, जी। जो कि बिल्कुल जीआरई के पैटर्न के ऊपर है। सही। लेकिन चूँकि ₹500 का होता है तो वो सारे देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एनटीएस का टेस्ट दे रहे होते हैं, गैट का टेस्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ₹500 का होता है, चलो ठीक है यार ₹500 दे देंगे। सही है। तो एक बड़ा बैरियर जो है वो पैसे का है, हुँ, हुँ। हमारी ज़्यादातर आबादी को देखते हुए। सही है। हमारी ग्लोबल आबादी, मतलब जितनी हमारी आबादी है उसके अंदर देखते हुए कि हम डरते हैं कि इतने पैसे कहाँ से आएँगे, और हमें फ़ौरन पैसा नज़र आना शुरू होता है, अगर 2000, लेकिन अगर हम ज़रा बैकग्राउंड में सिर्फ ये देखें कि 1 महीने के अंदर हम वैसे पैसा कितना खर्च करते हैं, सही है। तो हमें एहसास होगा कि हमें सिर्फ अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी चाहिए। नहीं, आपने ये बहुत अच्छा मेंशन किया। मेरे ख्याल में लोगों को इससे बहुत सीख मिलेगी।
जी ज़मज़म, जीआरई और टॉफल के स्कोर के बारे में आपका क्या ख्याल है, या किसी से बात हुई हो तो आपको लगता है कि हमेशा जिनके बहुत अच्छे स्कोर हैं सिर्फ वही आते हैं, या बस सफिशिएंट इनफ वाले भी आ जाते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट इनकी पूरी हो रही हो? अच्छा, मैं मुख्तसर, क्योंकि काफ़ी डिटेल में नुमान ने भी बहुत अच्छा बताया और सर ने भी। पहले तो ये है कि जीआरई एक रिक्वायरमेंट है, उसमें परफेक्शन नहीं चाहिए। ज़रूर है कि जीआरई इनका एक फ़िल्टर क्राइटेरिया है बस, सही, और वो ऐसे फ़िल्टर क्राइटेरिया है कि जिसने जीआरई नहीं दिया होता, वो भावें मेल 2 साल तक करी जाए, कोई उसको जवाब भी नहीं देगा, प्रोफ़ेसर। सही, सही, क्योंकि ये इनको चेक करने का ये क्राइटेरिया है कि कोई नॉन सीरियस स्टूडेंट है, इसका सही, मतलब उसने जीआरई नहीं दिया हुआ। ऐसे ही है। कोई सीरियस स्टूडेंट होगा तो ये फिर उसको रिप्लाई करेंगे, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है नहीं, कि आप मैंने सही कह रही हैं। जीआरई देने के बाद मैंने जब इनको मेल्स की, तकरीबन 150 स्कूल्स को मैंने मेल्स की, और जो उनके रिप्लाईज़ आते थे, चाहे वो मना भी करते थे, लेकिन वो ठीक, रिप्लाई ज़रूर करते थे। ठीक, तो ठीक। जीआरई एक रिक्वायरमेंट है बस। अब दूसरा ये है कि जीआरई टॉफल क्या स्कोर्स होंगे तो ही या नहीं, हुँ, हुँ, डिपेंड करता है कि आपने अपने स्कूल्स की शॉर्टलिस्टिंग कैसे की है। सही। आपका अगर एम ये है कि मुझे टॉप 20 या टॉप 50 स्कूल्स में जाना है, हुँ, तब हुँ, तो आप जीआरई का स्कोर होना चाहिए 330 प्लस। सही, ये फ़िल्टर क्राइटेरिया है 333 प्लस कुछ स्कूल्स का टॉप 20 का। अगर आप कहते हैं नहीं, जैसे मेरा ये था कि नहीं भई, मेरा तो इतना स्टैमिना नहीं है, मुझे तो चूज़ करना है टॉप 7, मतलब 72 लेके 120 तक के बीच है। सही, उनका जो जीआरई का स्कोर है, तो मैंने उस हिसाब से अपना एवरेज जो मेरा स्कोर था, उसके हिसाब ही से मैंने प्रिपेयर किया। 307 कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं है, ये सही। एवरेज स्कोर है हुँ, जो हुँ, मेरा आया था। लेकिन उसकी बेस पर फिर मेरा 3 स्कूल्स में हो गया था एडमिट। अब डिपेंड एक और भी चीज़ करती है कि आपका जीआरई का स्कोर आया है 307 हुँ, और हुँ, आप अप्लाई कर रहे हैं हार्वर्ड स्कूल में। तो ये रियलिस्टिक अप्रोच तो नहीं है ना शॉर्टलिस्टिंग करने की। सही, आप सही। अपना शॉर्टलिस्टिंग स्कूल्स की उस हिसाब से करें जिस हिसाब से आपकी प्रोफाइल है। आपने जो टारगेट सेट किया है कि भाई मेरा मुझे इन टॉप 70 से 120 तक के बीच में जाना है, तो मुझे हुँ, हुँ, इतना अपना एवरेज प्रोफाइल रखनी है। सही आप कह एक रही हैं। साइट है यूएस न्यूज़, उस पे जाके आप देख लें जीआरई के इतने-इतने स्कोर्स माँगे होते हैं। जी, जी। दूसरी ये चीज़ है कि टॉफल का जो स्कोर है, टॉफल में डिपेंड करता है कि आप फुलब्राइट पर या यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के थ्रू आ रहे हैं अगर, तो फिर तो टॉफल का स्कोर मैटर नहीं करता। और वो टॉफल वैसे कंपैरेटिवली सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जीआरई इंग्लिश तो बहुत मुश्किल है, टॉफल की कंपैरेटिवली ईज़ी है। सही। लेकिन अगर आप उस पे नहीं आ रहे ना, फुलब्राइट पर नहीं आ रहे और यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर पे नहीं आ रहे, हुँ, आप हुँ, डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं और डायरेक्ट एडमिट की आपको फंडिंग चाहिए, जीआरए पोजीशन या जीटीए पोजीशन, जो 2 यहाँ पे, तो फिर आपका टॉफल का स्पीकिंग का स्कोर देखा जाता है, उसकी बेस पर आपको फंडिंग मिलती है। ठीक, ठीक। कहते हैं इंग्लिश नहीं बोल सकता तो हमारे स बच्चों को क्या पढ़ाएगा? हाँ, सही कह रही तो हैं। इसलिए मैटर करता लेकिन है। यहाँ पे मैं एक बात आपकी थोड़ी सॉरी काटूँगा, कि चाइनीज़ स्टूडेंट्स बहुत आते हैं और जी, जी, जी। उनकी इंग्लिश तो कहीं हमारे पास-पास भी नहीं है बोलने की, लेकिन वो भी सब कुछ ही कर रहे होते हैं। हाँ, ये भी है। ये स असल में बात ये एक होता है, एक तो कट ऑफ स्कोर है और दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अब टॉफल में कट ऑफ स्कोर भले 107 तक हो, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्कूल्स का वो 80 है, और आपको ये एस्टिमेशन लगानी चाहिए कि मुझे 90 तक पर फंडिंग मिलती है, जिसमें स्पीकिंग का स्कोर 24 तकरीबन होना चाहिए, और ठीक, आइट्स दे रहे हैं। सही। ये भी एक चीज़ है कि बच्चे समझते हैं कि आप सिर्फ टॉफल ही दे सकते हैं, लेकिन यूएस में आप आइट्स या टॉफल दोनों दे सकते हैं। आइट्स तो एक्सेप्टेबल भी हर जगह है। यानी ये आपने बहुत अच्छा तो पॉइंट कहा है और इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। मेनली यूएस में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, टॉफल ही चलता है। लेकिन अगर हुँ। आप प्रोग्राम को बताते हैं या उनसे रीच आउट करते हैं कि मैंने आइल्स लिया हुआ है, वो भी इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, तो दे हैव द राइट टू कंसीडर। और लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि आप अप्लाई कहाँ पे हुँ, कर हुँ। रहे हैं। वो चीज़ मेरे ख्याल में उसको ज़हन में रखना हुँ। ज़रूरी है। तीसरी ये चीज़, एक लास्ट बात मैं करूँगी कि जीआरई और टॉफल चाहे आपके परफेक्ट स्कोर्स प भी हों उसमें, हुँ, हुँ। लेकिन ये सिर्फ़ 2 चीज़ें नहीं हैं जिनकी बेस पर आपको एडमिट मिल जाएगा। सही। मुझे अच्छी यूएस की ये बात लगती है, जो मैंने नहीं देखी ज़्यादातर जहाँ मैं पहले अप्लाई करती थी, कि यहाँ पर आप ओवरऑल प्रोफाइल करती है। हुँ, हुँ। ऐसे लोग भी जो सर बता रहे हैं कि 290 स्कोर के साथ लेकिन एक्सपीरियंस 10 साल का एज मिल गया।
किसी का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, रिसर्च पेपर 4 हैं, एज मिल गया। सही, किसी का ना जीआरई का स्कोर अच्छा है, ना उसका टॉफल का स्कोर उसका सही, रिसर्च पेपर नहीं है, कोई सीजीपीए अच्छा है, एज मिल गया। तो ऐसे ही, ओवरऑल प्रोफाइल मेरे पास तकरीबन, इस पे हम कभी फिर आपसे मैंने बात करनी थी कि मेरे पास तकरीबन 50 ऐसी प्रोफाइल्स पड़ी हैं कि उसमें सब में किसी का कुछ ना कुछ डाउन है। सही, तो वो 2-3 चीजें आपकी प्रोफाइल में अच्छी हो तो आप हम्म, होप रखें कि आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। सही, ऐसा सही, नहीं है कि कोई एक चीज खराब है तो वो एडमिशन रिजेक्ट कर देंगे, ठीक। ऐसा नहीं होता तो यहाँ। आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि अगर मिसाल के तौर अगर आपका पाकिस्तान में सीजीपीए 3 से कम है, लेकिन आप जीआरई का स्कोर बहुत अच्छा ले लेते हैं, अपना एसओपी बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या पब्लिकेशंस आपकी अच्छी हैं, तो वो आपका कंपनसेट हो सकता है। इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक प्रोफाइल आपको मैं दिखाऊंगी कि उसका प्रोफाइल में उसका जीपीए, मैं ऐसे एग्जैजरेट नहीं कर रही, 2.5 सीजीपीए के साथ वो लड़का वाह, जीआरई 336 स्कोर लेके यहाँ पे आया है, वाह, और उसका कोई रिसर्च पेपर भी नहीं है, ठीक, बस ठीक। एक्सपीरियंस है उसका 3 साल का। आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भी यही हाल है। मेरा 2.64 था जीपीए, वाह, अच्छा, अनबिलीवेबल! तो ये तो मुझे थोड़ी-सी वाह, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी थी, 30 जगहों पे अप्लाई करना पड़ा था, सही, 32 जगहों लेकिन अनबिलीवेबल! लेकिन हो सकता है। तो सही, और जी। ये बात नहीं है कि मैं फ़ख्र करता हूँ कि मेरा पहले गंदा है, वो एक गलती श्योर, थी। श्योर, जो जो मेरा जीपीए खराब था, वो एक गलती थी, लेकिन वही बात है कि ज़िंदगी आपको दूसरे चांस हमेशा देती है। सही। कम से कम यूएस जरूर देता है। क्या बात, क्या बात! मैं अब अ, इसमें थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। टॉफल 120 में से मेरे 93 थे और जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया उसकी रिक्वायरमेंट 83 थी। और टॉफल की मैंने आइल्स की तैयारी की थी 1 माह और फिर उसी तैयारी की बेस पे मैंने टॉफल दे दिया। और जीआरई जिस ज़माने में मैंने दिया उसमें वो 1600 स्कोर टोटल होता था और मेरे आए थे 957 जो कि अराउंड 60% बनते हैं। तो अगर आप लोगों के नए सिस्टम के तहत देखा जाए तो वो 340 में अगर 60% बनाए तो मुझे लगता है वो 260 या 270 बन रहे हैं। तो उस हिसाब से तो मेरे बहुत ही स्कोर थोड़ा था, लेकिन मैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ज़रिए आया था। तो था भी मेरा बैकग्राउंड बहुत ही बेसिक ज़मज़म आपकी तरह का, यानी टाट स्कूलों से पढ़ा हुआ था, गाँव से ताल्लुक था, इंग्लिश भी माठी थी और जो मैंने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फुल ब्राइट को लिख के दी थी, उसको मैं अगर आज पढ़ता हूँ तो शायद मैं खुद ही उसको सिलेक्ट ना करता क्योंकि उसमें पूरी घास-घास की लंबी जो है स्पेलिंग्स की गलती हैं और कुछ सही नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट देना चाहा था कि आई एम अ मोटिवेटेड पर्सन, आई मेक रोल मॉडल्स एंड आई ट्राई टू फॉलो देम, जिसमें मैंने कहा कि मैं मेरे कुछ टीचर्स हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं, मैं उनको बहुत वो मुझे अच्छे लगते हैं, तो दैट रियली अट्रैक्ट्स मी। उसके अलावा इंटरव्यू पे भी बात हो सकती है, वो भी अच्छा गया। तो शायद ये इस तरह की कुछ बातें थी जो क्लिक कर गई। तो अभी मैं होपफुली इसको क्लोज। जी जी जी, इमरान भाई आप कुछ कहना चाहिए? मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफ़ाक करता हूँ। एक छोटी-सी बात सिर्फ़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 बुनियादी मेजर पॉपुलेशंस हैं, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। और एक सेमिनार था, हमने करवाया था यूसीपी में, तो वहाँ पर और फिर बाद में जब यूएससी जब हम फुल ब्राइट की ओरिएंटेशन ले रहे थे, तो उन्होंने ये नंबर्स हमें बताए थे कि चाइना से हर साल तकरीबन 3 लाख से 4 लाख स्टूडेंट जो है, वो अमेरिका आता है। वाह, इंडिया से तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 2 लाख स्टूडेंट अमेरिका आता है और पाकिस्तान से सिर्फ 7,000 स्टूडेंट आते वाह, हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है क्योंकि देखें जो जो ग्रेजुएशन के लिए ट्राई करना चाह रहे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि यूरोप चले जाएँ। वहाँ पर कोर्स वर्क नहीं है, डायरेक्टली जाएँगे प्रोफ़ेसर से मिले और प्रोफ़ेसर से मिलकर हम काम करना शुरू करते सही, हैं। हम ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। मुझे उनसे एतराज़ नहीं है, लेकिन वो हम ईज़ी वे ढूँढते हैं कि सिर्फ़ हम ये कि ये 40-50 हज़ार रुपए जो हमारा एक्स्ट्रा लग जाएगा, ये बच जाए। मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ़ इट इज़ द लोज़ रोड लेस ट्रैवल्ड, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से कि सही, ये वो सही, सड़क है जिस पर बहुत कम लोग चले हैं और जो भी सही। चल रहे जिसने भी इरादा कर लिया ना कि मैंने हुँ, जब अब पढ़ना है तो अमेरिका से पढ़ना है हाँ, और इसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ना उसके लिए बहुत आसान है। दूसरा यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को और यहाँ के स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट ज़्यादा काबिल एग्री। अ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा इल्म है और वहाँ पर उस्ताद ज़्यादा मेहनत करवाते हैं।
कंपेयर टू हियर। यहाँ पर स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा उनकी इब्तदाई तालीम बहुत अच्छी है और उसकी एक वजह है, बहुत मज़े की वजह वो ये है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन करने के बाद बीएससी जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनको जॉब फ़ौरन मिल जाती है, तो वो कहते ऐसे हैं क्यों करें मास्टर्स, क्यों करें पीएचडी। तो सही यहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 80% पॉपुलेशन आपको बाहर की मिलेगी और यहाँ पर एग्जैक्टली फैकल्टी भी आपको ज़्यादातर फैकल्टी आपको इंडिया की मिलेगी, आपको चाइना की मिलेगी, आपको कोरिया की मिलेगी, आपको जापान की मिलेगी, आपको इजिप्ट की मिलेगी, ईरानी बहुत है ईरानी मिलेगी। लेकिन जो नेटिव नेटिव यहाँ पर वो इसलिए नहीं करते हैं ज़्यादातर, मैं चंद लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं एक ग्लोबल मतलब सही ट्रेंड की बात कर रहा हूँ सही कि वो उनके पास यानी कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आप जाकर फैकल्टी प्रोफाइल्स देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये ज़्यादातर फॉरेन लोग ही हैं जो ऐसे ही यहाँ है पर अमेरिका में आए हैं। सही तो कह रहे हैं ये सिर्फ ये कहना है कि ट्राई करें। ये जिम्मेदारी किसकी है कि हम यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए चले जाएं? ये जो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट ने अपने लिए खुद ही करना है, चाहे वो जितना भी काबिल है। क्या आप लोग क्या समझते हैं? ऐसे ही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। यानी किसी ने आपको प्लेट में रख के नहीं देना, एवरीथिंग इज अवेलेबल और आपने सिर्फ उसको बढ़ने के लिए अपने आप को इस काबिल साबित करना है कि यू कैन डू इट। और उसमें ये है कि देखिए अहमद भाई, टू बी ऑनेस्ट, मैं ना जब मेरा जीपीए कम था, मेरा शौक था थ्योरेटिकल फिजिक्स करने का। तो देखिए मैं खुल के बता देता हूँ कि इसका प्रेशर बहुत होता है और शदीद किस्म का एंग्जायटी, डिप्रेशन की हद तक जाता है बंदा, मैं तो गया हूँ। क्योंकि आपकी ज़िंदगी की और चीज़ें हो रही होती हैं, साथ-साथ आपने उनको मैनेज करना होता है। साथ-साथ आपको आपका एक शौक होता है कि जी मैंने जाना है, और फिर पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप लोगों को बता दो ना कि मैं फलाना काम कर रहा हूँ, तो फिर वो एक्सपेक्टेशन एक सोसाइटी डेवलप कर लेती है कि अच्छा फिर होया नहीं तुहाडा, वो फिर क्या बना उसका? वो भी प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो ये उससे मैं इस हद तक था कि मैं आपको एक्सटेंड बताता हूँ अपनी परेशानी की, कि मुझे ख्वाब आते थे कि मेरा ना दाखिला हो गया और मेरा जो प्रोफ़ेसर है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो मुझे कहते हैं, बुलाते हैं ऑफ़िस में, कहते हैं तुम्हारा दाखिला हो गया। सही तो मैं कहता हूँ कि अच्छा वाक़ई, और मैं ना रोने लग जाता हूँ खुशी से कि मेरा दाखिला हो गया। अच्छा अब मैं रो रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्वाब के अंदर ख़्याल आता है कि ये कहीं ख्वाब ना हो। तो फिर मैं प्रोफ़ेसर से कहता हूँ कि प्रोफ़ेसर साहब ज़रा मुझे ना उस यूनिवर्सिटी का नाम बताएँ और प्रोफ़ेसर का नाम बताएँ। कहीं पर सुना है कि ख्वाब के अंदर आप कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं क्रिएट कर सकते। अगर मेरा नाम होगा इसका मतलब है कि वाक़ई दाखिला हुआ है। यानी कि इस तक, और फिर मैं देखता हूँ वो भी पर्चा पकड़ाता है, वो फिर पर्चा गिर जाता है ख्वाब के अंदर, और ख्वाब फिर मैं कहते हैं ख्वाब ही था। कहने का, और ये 2-3 दफ़ा हुआ है मेरे साथ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट फ़ील होगी। मैं एसओपी लिखने बैठता था, सही हालाँकि मेरा जीआरई स्कोर अच्छा था, हम्म, पढ़ने का वो लिखना मुझे आता था, लेकिन मेरी एसओपी बड़ी गंदी निकलती थी हमेशा। सही क्योंकि वो भी बंदे का इमोशनल हालत होती है, अपने बारे में जो सोच रहा होता है, उसी तरीके से निकलती है चीज़ सामने। ठीक ठीक फिर प्रोफ़ेसरों को मैं ईमेल करता था, वो कि मुझे एसओपी का बताएँ कि मेरी कैसी है, वो आगे से 2-3 लाइनें लिख के भेजते थे। सही तो जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं, वो एक एक दूसरे पर्सपेक्टिव से जब हो चुकी है हर चीज़, एक हाइंडसाइट में बात कर रहे हैं, लेकिन जब कर रहे होते हैं तो मुश्किल होता है। लेकिन इस सब प्रोसेस में आपने ये नहीं समझना कि मैं काबिल नहीं हूँ। बहुत ये अहम चीज़ बात की ज़रूरी है कि सही हम जब ये सब कुछ मुश्किलात महसूस होती हैं, तो हम कहते हैं कि यार मैं असल में काबिल नहीं हूँ, मेरी औकात नहीं है, या मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। बिल्कुल ये वैसे ही है वो जो बचपन में हमें वो कौवे वाली स्टोरी सुनाते थे। उसको प्यास लगी कुएं में, उसने देखा पानी कम था, तो वो उड़ नहीं गया वहां से, उसने साइडों से कंकड़ ला के वहां पे फेंकना शुरू कर दिया। और फिर हमें अखलाकी सबक सिखाते थे कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये मोर और लेस वही स्टोरी है। थोड़ा कंप्लीशन की तरफ जाना चाहूंगा। आखिरी सवाल जो मेरा ये है कि राइट टाइम क्या है जीआरई और टफल का एग्जाम लेने का? क्या जो मुझे मिसाल मिली है एक इंडिया से, वो कहते हैं कि जब हम अपनी चौथे साल में होते हैं बैचलर डिग्री के, तो हम स्टूडेंट्स ग्रुप बना के तैयारी शुरू कर देते हैं। अपने फाइनल सेमेस्टर से पहले ही हमारे पास जीआरई और टफल का स्कोर होता है और वहीं से हमें स्टैंडर्ड ईमेल भी मिल जाती है। एसओपी में भी हमारे प्रोफेसर या जो पहले ग्रेजुएट्स गए हुए हैं उस यूनिवर्सिटी के, वो हेल्प कर देते हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं कि जीआरई टफल स्कोर लेने का, डेफिनेटली अगर आप ग्रेजुएट हो गए तो वो तो बाद में ही है,
जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए राइट टाइम क्या है? उनको इंतजार करना चाहिए या यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए? मैं तो ये सॉरी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि चौथे साल के अंदर जब वो ग्रेजुएट होने से 1 साल पहले के करीब उनको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। और बेस्ट टाइम है क्योंकि ये 2 चीज़ें तो फिर साइड पे हो गई ना, सही। जीआरई टॉफल तो हो गया और उसके बाद फिर एप्लीकेशंस। हमारे यहाँ एक और छोटी-सी बात कि हम शाय हैं, हम बात करना नहीं पसंद करते। यहाँ पर हम ज़्यादातर लोग जो है वो ईमेल के ज़रिए से गुफ्तगू करते हैं सही, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ईमेल का इस्तेमाल इतना नहीं है। तो सही। ये भी एक ट्रेनिंग है कि हमें पूछना चाहिए। अगर आप मिसाल के तौर पर हम 4 लोग बैठे हुए हैं और अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा, तो आप उनको ईमेल कर दें। ठीक। इसी तरह से प्रोफ़ेसर्स हैं, उनको ईमेल कर दें। यहाँ पर ईमेल से कोई उठ के चपेड़ नहीं मार देगा आपको। मतलब कि ईमेल के जवाब देते हुए आपको कहेगा भई तूने मुझे ईमेल ही क्यों कर दी? तो सही। ईमेल्स करें, लोगों से इन्फॉर्मेशन लें और चौथा साल मेरा ख़्याल में यानी कि फाइनल ईयर जो भी बनता है जी, जी। दैट इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट ठीक, ठीक। टेक द टेस्ट। सही। इसमें फिर इस चीज़ से भी हेल्प होती है कि जीआरई का स्कोर वैलिड है 5 सालों के लिए और जो जीआरई जो टॉफल है वो 2 साल तक आपका वैलिड है अप्लाई करने के लिए। बहुत शुक्रिया सबका। ओके, थैंक यू। ओके नुमान, अल्लाह हाफ़िज़। भाई आपसे मिलके अल्लाह हाफ़िज़। डिस्कशन लर्निंग समरी जो बड़ी-बड़ी बातें आज हमने सीखी हैं, अगर उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन एक जो सबसे अहम जो मुझे लगी, जो मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है कि ये समझने की बात बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट है उसने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो तभी कुछ होगा। आपने इनिशिएटिव लेना है, कोशिश करनी है, अपनी पूरी जान मारनी है तो रास्ता निकल सकता है, कुछ भी इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप सुस्त रहते हैं, अपनी अप्रोच सही नहीं रखते, डिसिप्लिन के साथ टाइम नहीं देते, तो फिर बड़ी मुश्किल होने वाली है। कोचिंग और ट्यूशन डिपेंड करता है कि आपने जीआई टॉफल की लेनी है कि नहीं। सूट योरसेल्फ। आपने हमारी मिसालों में देखा जमजम ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की इस मामले में, बल्कि पर जबकि दूसरे 2 पार्टिसिपेंट जो थे उनको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। मेरे अपने केस में भी मैंने सिर्फ आइल्स की तैयारी की थी और उसी के बेस पर टॉफल दिया। जीआरई की तैयारी मैंने खुद ही की 3 हफ्ते। टाइम के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 माह परफेक्ट है। जीआरई और टॉफल के बारे में ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये मेनली एक फ़िल्टरिंग क्राइटेरिया है। ये आपकी जो एडमिशन एप्लीकेशन होती है उसका एक हिस्सा है, सब कुछ नहीं है। अच्छे नंबर बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर कम भी हो तो दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसमें टेस्ट में वो आपका जीआरई और टॉफल से ना सिर्फ आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी चेक कर रहे होते हैं, बल्कि वो आप देख रहे होते हैं कि आप मजबूत कितने हैं और आप टाइम को किस तरह हैंडल करके अपने आप को कैरी ऑन कर सकते हैं टेस्ट के दौरान। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड टू। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो ओवरऑल प्रोफाइल है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री में भी और आपकी जो डिग्री है उसके दौरान इंटर्नशिप्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और कोई ऐसी मिसालें जिससे लगता हो कि आप कैपेबल हैं, वो सब काउंट करती हैं। तो जब आप एप्लीकेशन तैयार करें तो उनको ज़रूर जहन में रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। और जो एक और बड़ी बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एग्जाम्पल टेस्ट जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्पल टेस्ट मतलब क्या है, बिल्कुल उसी तरह की सिमुलेशन टेस्ट जो रियल टेस्ट को सिमुलेट करे, आपके वहाँ जाने से पहले उसको जरूर करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। If you like it and learn something, give it a thumbs up. सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें और इंशाल्लाह ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।